गुड मॉर्निंग। तो आगे बढ़ते हैं। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी STR। इससे पहले हम लोगों ने सेंट्रल फोर्स को काफ़ी अच्छे से देख लिया था। आज हम एक नए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, ये जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, आइंस्टीन ने जब 1905 में अपना जो रिसर्च पेपर वो एक तरह से लेकर के आए थे, जिसमें हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, वो एक तरह से ड्रास्टिकल चेंज लेते हुए आया था फिजिक्स में बहुत बड़ा। और उसके द्वारा पहली बार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम की जो इवेंट थी उसको बिल्कुल सही तरीके से समझाया भी गया था। और दूसरा, जो आपकी लाइट की वेव नेचर के साथ साथ पार्टिकल नेचर होती है, उसका एक प्रकार से एविडेंस भी था। तो उसी क्रम में आइंस्टीन के द्वारा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में भी बातें की गई थी। और इस थ्योरी के आने के बाद एक प्रकार से रिवोल्यूशनरी चेंज हो गया था फिजिक्स में काफ़ी हद तक। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब चूंकि ये जो लेक्चर स्पेशली डिलीवर किया जा रहा है MSc एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो यहाँ पर हमारा फोकस होगा कि कॉन्सेप्ट को भी सीखें और रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस भी करें। तो इसमें कुछ डेरिवेशन टाइप के टॉपिक भी होंगे, उनको मैं समझाऊंगा तो आपको, लेकिन उसको हम पूरा डिटेल में अभी नहीं करेंगे। और फर्स्ट ईयर का जो मेरा लेक्चर सीरीज होगी जिसमें मैकेनिक्स में ये पूरा टॉपिक है, तो वहाँ पर वो डेरिवेशन आपको आराम से देखने को मिल जाएंगे। हालांकि मैं लगभग पूरा ही करूँगा, लेकिन कोई भी चीज़ अगर छोटी मोटी स्किप हो रही है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। वैसे हर चीज़ हम समझने का ही प्रयास करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। अब जब हम STR को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमें कुछ बेसिक जानकारी लेंगे, जो शायद आपको होगी, लेकिन फिर भी एक लेक्चर में फ्लो बना रहे, इसलिए हमें कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त करनी जरूरी है। तो STR पर जाने से पहले मैं बात करना चाहता हूं कि हम लोगों ने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में पढ़ रखा है, ठीक है ना। मैं इसकी एकदम ब्रीफ जानकारी देता हूं ताकि क्या हो जाए, लेक्चर सुनने के साथ साथ आपका एक फ्लो डेवलप हो जाए। 10-15 मिनट का काम होगा ताकि हम STR पर बड़ी आसानी से आ सके। वरना क्या होगा कि सीधे STR में चलेंगे, फिर आप वापस से फ्रेम ऑफ रेफरेंस को रेफर करोगे, तो STR तक पहुंचने से पहले और क्या ऐसी चीजें चेंज करनी पड़ गई कि STR को हमें उस ढंग से एक्सप्लेन करना पड़ा, तो वो सारी चीजें हम अभी यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बिल्कुल बेसिक चीज है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि किसी भी इवेंट या घटना को आप कहाँ से मेजर कर रहे हो, वही आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है। और जनरली हम इस प्रकार से एक डायग्राम बनाते हैं, बिल्कुल बेसिक चीज है। ये आपका X एक्सिस, ये Y एक्सिस, ये Z एक्सिस, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ये Y भी हो सकता है, ये Z भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है कि जैसे मान लो कोई एक कण यहाँ पर स्थित है, ठीक है, भी किसी बिंदु P पर। अब मैंने कह दिया कि इस कण की स्थिति क्या है, तो आपका जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा कि फ्रॉम वेयर, कहाँ से। तो वो जो कहाँ से का आंसर है वही आपका क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो जैसे आप, ये मूल बिंदु आपका हुआ है, तो अगर आप इसको यहाँ से मेजर कर रहे हो तो ये R कह सकते हो आप इसको। अब अगर मान लो इसको आप यहाँ से मेजर कर रहे हो तो ये कुछ दूसरा मान होगा। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बहुत बेसिक चीज़ है, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है फिजिक्स में। तो हर चीज़, हर डेरिवेशन आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर ही डिपेंड करेगा, क्योंकि आपको मेजरमेंट करना है। तो मेजरमेंट के लिए आपको क्या चाहिए कि बेस चाहिए, जो वो बेस है वही आपका क्या एक तरह से फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो इस चीज़ को आप समझ गए। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का सिंपल सा क्या मीन है कि कोई भी जो घटना या इवेंट है उसको आप कहाँ से मेजर कर रहे हो, वो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। फिर कई बार एक शब्द आपके यहाँ कर काम में आएगा, इवेंट, जिसको आप कह सकते हो घटना। इस इवेंट का सिंपल सा मतलब क्या होता है, इवेंट में दो चीजें शामिल है, ठीक है ना, वेयर एंड व्हेन। इसका क्या मतलब है, वेयर यानी कहाँ, व्हेन यानी कब, कि कोई भी कण कहाँ स्थित है और किस क्षण पर है। जैसे हम P के लिए क्या लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं X, Y, Z और T। तो X, Y, Z तो क्या हो जाएगी, उसकी स्थिति, यानी वो कहाँ पर स्थित है, तो वेयर हो गया। और T क्या हो जाएगा, किस क्षण पर स्थित है, तो वो क्या हो जाएगा, व्हेन। तो ये वेयर और व्हेन मिलकर के आपके एक प्रकार से क्या बन गई, इवेंट बन गई, घटना बन गई, ठीक है। तो ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए। बार बार जैसे मैं X, Y, Z, T इस तरह से लिखूंगा तो आपको पता है वो एक प्रकार की क्या है, इवेंट है। और हम करते क्या है, इवेंट को ही तो मेजर कर रहे हैं, इवेंट के बारे में तो जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बिल्कुल बेसिक आइडिया हो गया। फिर इसमें क्या होता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो अलग अलग भी हो सकता है। आप हो सकता है इस इवेंट को यहाँ से देखो, इस इवेंट को यहाँ से देखो, इस इवेंट को यहाँ से भी देख सकते हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपका एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्थिर हो, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस गतिशील हो। तो हम बेसिक जानकारी लेते हैं कि इस प्रकार की स्थिति में आप किस प्रकार से चीज़ों को डील करोगे। तो जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मोटे मोटे तौर पर हम दो प्रकार के पढ़ते हैं। एक होता है आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, में शॉर्ट में लिख रहा हूँ FR,
जड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो इसकी बेसिक डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि यदि किसी कण पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो, ठीक है ना, नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, और उस स्थिति में यदि कण की जो गति है आपको कैसी दिखाई दे, त्वरण रहित दिखाई दे। दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, कण पर बाह्य बल नहीं लग रहा है और कण की गति कैसी हो जाएगी, कण की गति त्वरण रहित। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाह्य बल नहीं लगना चाहिए, बाह्य बल नहीं लग रहा है और उसके बावजूद अगर कण की गति त्वरण रहित है तो इस प्रकार के जो निर्देश तंत्र होते हैं वो आपके कैसे कहलाते हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाते हैं। और चूंकि कण की गति त्वरण रहित है यानी आपका ए क्या है, 0 है, तो मैं एम ए बी क्या लिख सकता हूँ, 0 लिख सकता हूँ, एक ही बात है। और ए क्या होता है आपका, ए होता है dv बाई dt, तो ये 0, तो यहाँ से v क्या आ गया आपका, कांस्टेंट आ गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट निष्कर्ष है, इसको आप साइड में नोट करते रहिएगा कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र में जो कण होता है उसका वेग नियत होता है। अर्थात अब नियत का मतलब क्या हो गया, v का मान 0 भी हो सकता है, 1, 2, 3, 1.1, 1.2 कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो किसी भी क्षण पर आप मेजर कीजिए, t इजिकल टू t1, t2, t3, वो मान हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि जो जड़त्वीय निर्देश तंत्र होते हैं उसमें कण जो होता है वो या तो स्थिर होता है, स्थिर का मतलब क्या होगा, शून्य वेग से, या किसी नियत वेग से गतिशील होता है। तो ये निष्कर्ष भी आपको पता होना चाहिए। फिर एक दूसरे प्रकार का निर्देश तंत्र होता है, वो होता है आपका नॉन इनर्शियल, FOR यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो इसमें क्या कंडीशन होगी कि यदि किसी कण पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, कंडीशन तो वही है, बाह्य बल नहीं लगना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कण की गति आपको कैसी दिखाई दे, त्वरित दिखाई दे, उसके बावजूद भी क्या हो, कण की गति त्वरित हो, अर्थात उसके वेग में समय के साथ परिवर्तन हो, तो इस प्रकार के निर्देश तंत्रों को क्या कहते हैं, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। अभी हम जो आगे बढ़ेंगे उस पर हमारा मेन फोकस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर ही रहेगा। ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है वो हम लोग कोरियोलिस बल जब पढ़ेंगे, ठीक है ना, वो एक अलग टॉपिक आएगा। हालांकि फर्स्ट ईयर में ये पूरा डिटेल टॉपिक है जहां पर मैंने इसको एक्सप्लेन भी कर रखा है, लेकिन अभी हम इसके डिटेल में नहीं जाने वाले। अभी मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि इनर्शियल और नॉन इनर्शियल का मतलब क्या है। तो आप इस चीज को समझ गए, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का आपको आइडिया मिल गया, इवेंट क्या होती है आपको आइडिया मिल गया। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपके मोटे मोटे तौर पर दो प्रकार के होते हैं, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। ये दोनों होते क्या है वो भी आपको पता चल गए। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और बेसिक जानकारी प्राप्त करते हैं, जिससे आपका क्या है, इस टॉपिक में इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाए और एक फ्लो भी बन जाए। तो अब देखिए, कई बार हम एक चीज देखते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक निर्देश तंत्र है, कोई मान लो एस फ्रेम है, ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ एस फ्रेम, और कोई कण यहाँ पर स्थित है तो उसका स्थिति सदिश क्या हो गया, आर हो गया, ठीक है, आर टी कुछ भी कह दो आप। और मान लो एक कोई निर्देश तंत्र आपका इस प्रकार का है, तो इसके सापेक्ष स्थिति सदिश क्या होगा, कुछ दूसरा होगा, आर डैश हो गया, इसको मैं एस डैश कह देता हूँ। तो एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि यदि आपको इस बिंदु P यानी इस बिंदु P पर स्थित कण की स्थिति S फ्रेम में ज्ञात है, तो क्या आप इसी कण की स्थिति S डैश फ्रेम में ज्ञात कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो किस प्रकार से, और जिस प्रकार से कर रहे हो उसका नाम क्या है? मेरी बात समझा? यानी आपको बिंदु P की स्थिति S में ज्ञात है, ठीक है ना, R इज वेरी वेल नोन, आपको ज्ञात है, तो आपके पास क्या कुछ ऐसे समीकरण या सिद्धांत या ऐसा कोई तरीका है जिससे आप उसी कण की स्थिति, कण वही है, एस डैश में ज्ञात कर सको? तो हाँ, कर सकते हैं। उसके लिए एक शब्द काम में आप लोगे, उसको हम कहते हैं रूपांतरण समीकरण। क्या कहते हैं? रूपांतरण समीकरण या ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो क्या होती है, वो फॉर्मूले आपको याद रखने होते हैं। इस रूपांतरण समीकरण के अंतर्गत हम दो प्रकार के रूपांतरण समीकरण पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम गैलीलियन रूपांतरण और एक पढ़ेंगे हम लॉरेंज रूपांतरण। अब ये सब डिटेल में आएंगे, इनको मैं बेसिक आइडिया देता रहूंगा। और लॉरेंज रूपांतरण तो हमें इस STR में डिटेल में पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। रूपांतरण समीकरण का सिंपल सा मतलब क्या हो जाएगा कि आपके पास दो चीज है, एक R है और एक R डैश है, ठीक है। वो R भी हो सकता है, वेलोसिटी भी हो सकती है, त्वरण भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या होता है कि जो किसी भी कण की जन्म कुंडली होती है उसका मतलब क्या होता है, R।
अगर आपको R पता है तो उस कण का आप V भी निकाल सकते हो, A भी निकाल सकते हो, P भी निकाल सकते हो, काइनेटिक एनर्जी सब कुछ निकाल सकते हो। तो ये तो अगर बिना डैश वाले हैं वो तो हो जाएंगे आपके S फ्रेम में, और जो डैश वाले होंगे वो किस में हो जाएंगे, S डैश फ्रेम में हो जाएंगे। वही कण है, बस राशियों का मान अलग अलग है, ठीक है। तो रूपांतरण समीकरण का मतलब क्या हो जाएगा कि आप इन दोनों के बीच कोई रिलेशन लेकर के आओगे। अब वो रिलेशन समीकरण में क्या होगी वो अलग इश्यू है। वो जो रिलेशन होगा वो रिलेशन आपका क्या कहलाता है, रूपांतरण समीकरण कहलाता है। और इस रूपांतरण समीकरण से आप समझते क्या हो, आप चाहो तो नोट कर लीजिएगा एक लाइन में बिल्कुल, कि रूपांतरण समीकरण की सहायता से हम किसी एक निर्देश तंत्र के सापेक्ष यदि कण की किसी भी भौतिक राशि, ठीक है ना, कोई भी फिजिकल पैरामीटर, चाहे वो स्थिति सदिश हो, चाहे वो वेग हो, चाहे संवेग हो, कुछ भी हो, अगर ज्ञात हो तो वह संबंध या समीकरण जिसकी सहायता से हम उसी कण की स्थिति किसी अन्य निर्देश तंत्र में ज्ञात कर सके तो वो आपका कहलाता है रूपांतरण समीकरण। मोटे मोटे तौर पर हम रूपांतरण समीकरण दो प्रकार के पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे गैलीलियन और एक पढ़ेंगे लॉरेंज। तो सबसे पहले मैं आपको एकदम बेसिक और ब्रीफ आइडिया गैलीलियन रूपांतरण का दे देता हूं। गैलीलियन रूपांतरण बेसिकली क्या है, अब इसमें पर्टिकुलर शब्द काम आएंगे कि यदि कोई स्थिर जड़त्वीय निर्देश तंत्र, ठीक है ना, मैं इसको बता देता हूं थोड़ा सा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपको गैलीलियन रूपांतरण का पूरा आइडिया नहीं होगा आप लॉरेंज रूपांतरण तक आसानी से नहीं पहुंच पाओगे। और STR को भी जब आप शुरू करोगे तो काफी चीजें हम ये लेके चलेंगे कि गैलीलियन रूपांतरण कुछ स्थान पर आकर के क्या हो रहा है, फेल हो रहा है, या वो सही ढंग से उस चीज की व्याख्या नहीं कर रहा है। तो नहीं कर रहा है तो आपको पता तो होना चाहिए गैलीलियन रूपांतरण होता क्या है। वो जब आपको पता होगा तब आप इसकी फेल्योरनेस को देखते हुए और लॉरेंज रूपांतरण में आपको क्या करेक्शन करना है वो आप आसानी से कर पाओगे। तो इसको हम देख लेते हैं, बहुत इजी है, आप बिल्कुल ध्यान से समझते रहिए इन चीजों को, ठीक है। तो गैलीलियन रूपांतरण क्या हो जाएगा आपका, स्थिति सेम ऐसी है आपकी, आपके पास क्या होंगे, एक निर्देश तंत्र आपका S है, एक निर्देश तंत्र आपका S डैश है, यहाँ पर कोई कण है, ये लो आपका, ये बिंदु R हो जाएगा, ये बिंदु R डैश हो जाएगा, इसे सदिश, ठीक है। तो ये O है आपका, ये O डैश है, ठीक है। तो गैलीलियन रूपांतरण क्या कहता है कि यदि किसी स्थिर जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष किसी कण की स्थिति ज्ञात हो, पहली लाइन सुनिए, मैंने क्या कहा कि ये आपका S कैसा होगा, ये होगा एक तो स्थिर और कैसा होगा, जड़त्वीय FOR। तो इसके सापेक्ष अगर बिंदु P यानी यहां पर कोई कण है उसकी स्थिति ज्ञात हो, R आपको ज्ञात है, तो वह संबंध या समीकरण, ठीक है ना। अब देखो एक मिनट रुकिए, पहले आपको एक चीज पता चल गई, S पता चल गया, S का मतलब क्या है, फिर S डैश क्या है, S डैश को भी आप समझिए। S डैश क्या है, S के सापेक्ष एक वेग V से चल रहा है, किससे चल रहा है, वेग V से चल रहा है, और वो वेग कैसा है आपका, नियत है, ठीक है ना। अभी मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो स्थिति क्या है, S आपका है स्थिर और जड़त्वीय, और S डैश कैसा है, जो S के सापेक्ष नियत वेग V से चल रहा है, V कैसा है, नियत वेग है, याद रखिए, ठीक है। तो स्थिति क्या होगी, S डैश की स्थिति पता चल गई। अब अगर आपसे पूछे कि आपको R ज्ञात है और आपको R डैश निकालना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, कोई रूपांतरण समीकरण लेकर के आओगे। तो इस केस में जो रूपांतरण समीकरण होंगे, ये नियत वेग, ये स्थिर, ये जड़त्वीय, तो वो जो रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, गैलीलियन रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं। तो इसके स्टेटमेंट को मैं एक बार बोल देता हूं कि यदि किसी कण की स्थिति, या आप ऐसा कह सकते हो, यदि किसी कण की स्थिति किसी स्थिर जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष ज्ञात हो तो उसी कण की स्थिति किसी अन्य निर्देश तंत्र जो S के सापेक्ष नियत वेग से गतिशील है में ज्ञात करनी हो तो ऐसे समीकरण या संबंध आपके क्या कहलाते हैं, गैलीलियन रूपांतरण कहलाते हैं। अब आप रूपांतरण किस किस का निकालोगे, एक आप निकालोगे R डैश का, एक आप निकालोगे V डैश का, एक आप निकालोगे A डैश का, उसी प्रकार से सब निकालोगे। तो अब हम इसको निकालने वाले नहीं है, मैं आपको सीधा लिख देता हूँ। निकालने के लिए तो वही वापस बात, मैकेनिक्स का जो फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट पेपर है, ठीक है, उसमें मैंने इसको डिटेल में बता रखा है। अगर निकालने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो वहां से आप इस चीज को रेफर कर सकते हो। सिंपल सा आपके जो मान आएगा वो क्या आएगा, R डैश इजिकल टू R माइनस VT, ठीक है। और अब देखिए यहाँ कभी कभी कंफ्यूजन होता है। एक तो देखो जो कण है, मैं इसको बता देता हूँ, जो कंफ्यूजन हो सकते हैं उन सबको मैं यही क्लियर कर देता हूँ। जैसे मान लो कोई m द्रव्यमान का कण है, कण का वेग, ये वेग देखिए, ये वेग अलग है और कण जिस वेग से चलेगा वो वेग अलग है। कण का वेग, अब नोटेशन में हम क्या दिक्कत करेंगे, मैं इस वेग को एक बार u लिख देता हूँ, u डैश, ठीक है। तो u तो क्या हो जाएगा, कण का वेग, और ये v क्या है, ये v कण का वेग नहीं, ये वह वेग है जिससे s डैश s के सापेक्ष चल रहा है और जो कैसा है, नियत है।
तो नोटेशन का भी आप ध्यान रखिएगा। जनरली इन चीज़ों में हमेशा ये मिस्टेक होती है। मैंने आपको यही कहा कि समझने में हमारे दिक्कत नहीं होती, लेकिन जल्दबाजी में चीज़ों को करते वक्त हम बहुत बड़ी गलती कर देते हैं और वो ड्रास्टिक जो मिस्टेक होती है वो हमारे पूरे क्वेश्चन को डिस्टर्ब कर देती है। तो इसीलिए जब मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, डिलीवर आपके लिए कर रहा हूँ, तो मैं इन छोटी छोटी बारी चीज़ों को आपको बार बार बता रहा हूँ। तो आप भी जब इस लेक्चर को सुने और सुनते वक्त नोट्स बनाएं तो इन चीज़ों को स्टार लगा के, एरो लगा के बार बार लिखिए। आपकी कॉपी में चाहे रफ तरीके से लिखिए, चाहे फेयर तरीके से लिखिए, कैसे ही लिखिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हर चीज़ का मतलब क्या है। आर डैश का मतलब क्या है, आर का मतलब क्या है, ये वी क्या है, ये यू क्या है, कण का वेग क्या है, निर्देश तंत्र एस डैश का एस के सापेक्ष वेग क्या है, वो सब पता होना चाहिए। तो ये समीकरण आपको याद होना चाहिए। क्या है? गैलीलियन रूपांतरण समीकरण है फॉर पोजीशन वेक्टर। स्थिति के लिए गैलीलियन रूपांतरण समीकरण आर डैश इक्वल टू आर माइनस वी टी, यू डैश इक्वल टू क्या होता है, यू माइनस वी, और ए डैश इक्वल टू ए होता है। ये सब आपको याद रहने चाहिए एनी टाइम, ठीक है। तो ये आपको पता है, इस तरह से आपको निकालना है। तो ये मैंने आपको एक बेसिक जानकारी किसकी दे दी, गैलीलियन रूपांतरण की दे दी। अब हम तो हमारे बेसिक जो हमारी एसटीआर है उसकी तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब एसटीआर से पहले आपको छोटी मोटी जानकारी मिल गई। अब एसटीआर में हम जब आगे बढ़ेंगे तो चीजें आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए, और एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, मोशन यहां पर हम जो भी पढ़ेंगे वो एक तरह से रिलेटिव मोशन होगी। रिलेटिव मोशन का मतलब क्या हो जाएगा कि जैसे मैंने कह दिया एक निर्देश तंत्र एस और एस डैश आपके दो है, एक स्थिर एक गतिशील है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्थिर ये गतिशील है। जैसे ये दो निर्देश तंत्र है, ठीक है, एस एस डैश, तो इनमें क्या होती है, हमें एक आपेक्षिक या सापेक्षिक गति होती है। कोई भी स्थिर हो सकता है, कोई भी गतिशील हो सकता है। डिपेंड किस पर करता है, आपके देखने के नजरिए पर। उदाहरण के लिए आप समझिए, किसी रेलवे स्टेशन पर आप प्लेटफॉर्म पर खड़े हो और एक रेलगाड़ी वहां से गुजर रही है। एक व्यक्ति रेलगाड़ी के अंदर बैठा है, तो रेलगाड़ी के अंदर बैठा व्यक्ति है, उसको तो जो रेलगाड़ी है, ठीक है, वो कैसी दिखेगी, स्थिर दिखाई देगी। लेकिन जो आप बाहर खड़े हो उसको वो कैसी दिखाई देगी, एक वेग से गतिशील दिखाई देगी, ठीक है ना। तो आपके देखने के नजरिए का फेर है। बाकी हमेशा इनमें क्या होती है, निर्देश तंत्रों में सापेक्षिक होती है स्थिति, ठीक है ना। कोई भी स्थिर हो सकता है, कोई भी गतिशील हो सकता है। आप किस प्रकार से चीजों को देख रहे हो उस पर डिपेंड करता है। तो ये चीज भी आप ध्यान रखिए, निर्देश तंत्रों में क्या होती है, एक तरह से सापेक्षिक गति होती है, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं आगे। अब जो आपका एसटीआर है, इस एसटीआर में क्या होता है, दो पोस्टुलेट्स आपको पढ़ने हैं। तो देखिए, अब एसटीआर को जब हम शुरू कर रहे हैं तो एसटीआर में क्या होता है, दो पोस्टुलेट्स हमें पढ़ने हैं, ठीक है ना। मैंने कुछ लिखा है, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं ये क्या है। तो हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा पोस्टुलेट्स ऑफ एसटीआर, ठीक है ना। पोस्टुलेट्स का मतलब होता है परिकल्पनाएं या अभिकल्पनाएं। तो पोस्टुलेट्स का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है वो सही है, ठीक है ना। अब हो सकता है कि आपके द्वारा ये पूछा जाए, किसी के द्वारा ये पूछा जाए कि ये सही कैसे, आप बताइए, तो आपका जवाब होगा मुझे नहीं पता। लेकिन क्या आप इसको गलत प्रूफ कर सकते हो, तो नहीं कर सकते। तो पोस्टुलेट्स जैसे नील्स बोर की परिकल्पना है, उनको एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं, एक तरह से उसको एविडेंस के आधार पर उसको प्रूफ नहीं किया गया। हालांकि बाद में खूब सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होंगे जिससे वो चीजें सिद्ध हो जाएगी, लेकिन जब वो दिए गए थे तब एक सोच के आधार पर, एक विचार के आधार पर दिए गए थे। तो उसी का ही मतलब होता है पोस्टुलेट्स, ठीक है। तो पोस्टुलेट्स पर तो मैं आगे नहीं, ये क्या लिखा हुआ है इसको हम आगे समझते हैं। तो आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी एसटीआर इन दो पोस्टुलेट्स पर टिकी हुई, एक तरह से हर जगह ये काम आएंगे। मैं इसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। पहला मैं लिखा, इसको आप ध्यान से सुनिए। द लॉज ऑफ फिजिक्स, द लॉज ऑफ फिजिक्स हैव सेम फॉर्म, इस चीज को याद रखिए आप, हैव सेम फॉर्म इन ऑल इनर्शियल फ्रेम। पहली बात तो हम हमेशा बात करेंगे इनर्शियल फ्रेम में ही। और फिर क्या लिखा हुआ है कि जो फिजिक्स के जितने भी नियम हैं उन सभी का मान या उन सभी का जो रूप है, फॉर्म का मतलब क्या हो गया, उनका रूप, वो सभी जड़ों के निर्देश तंत्रों में क्या रहता है, समान रहता है। अभी आपको ये ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं जब एग्जाम्पल दूंगा तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। जैसे F इजिकल टू एम ए, ये क्या है, एक प्रकार का फिजिक्स का लॉ है, ठीक है ना। दिस इज द न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अंतर्गत हम इस लॉ को पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, F इजिकल टू एम ए, आरोपित बल द्रव्यमान उसके संवेग के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो लॉ है फिजिक्स का, इसका रूप क्या है, इसका रूप है F इजिकल टू एम ए, ये इसका रूप है। तो यदि आप किसी कण पर बल का मान याद करो जिसका द्रव्यमान m है, तो उसका मान मान लो किसी एक निर्देश तंत्र में आपके क्या आ गया, m इंटू ए आ गया। और अब अगर आप उसी कण पर लगने वाले बल का मान किसी s डैश फ्रेम में ज्ञात कर रहे हो, तो वह भी क्या आना चाहिए आपका, F डैश इजिकल टू एम ए डैश आना चाहिए।
बल का मान अलग होगा, त्वरण अलग होगा, लेकिन उसका जो रूप है, उसका जो स्वरूप है फॉर्म में, वो क्या रहेगी, m इंटू त्वरण ही रहेगी, द्रव्यमान इंटू त्वरण ही रहेगी, उसका रूप नहीं बदलेगा। इस चीज को बहुत ध्यान से आप समझ गए होंगे। इस तरह से हम इसको कहेंगे कि द लॉज ऑफ फिजिक्स हैव सेम फॉर्म इन ऑल इनर्शियल फ्रेम, ठीक है ना, ये भौतिक विज्ञान का एक नियम है। तो इसका रूप नहीं बदलना चाहिए। F इजिकल टू एम है तो F डैश इजिकल टू एम ए डैश ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है एम ए प्लस वी इस तरह से कुछ और नहीं। मान अलग हो सकते हैं लेकिन स्वरूप क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये है, ठीक है। अब ये बिल्कुल सर्टिफाइड है, ठीक है ना, ये चीज बिल्कुल सत्य रहेगी हमेशा। दूसरा ये क्या कह रहा है, कॉन्स्टेंसी ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, या इसको ऐसा भी कह सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट इज सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम, अर्थात जो प्रकाश का वेग होता है या जो गति होती है वह किसी भी निर्देश तंत्र में आप जाइए उसका मान हमेशा क्या रहेगा, समान रहेगा, और वो भी कैसा रहेगा, c रहेगा, अचर रहेगा, 3×10⁸ मीटर पर सेकंड ही रहेगा, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। तो ये दोनों है, ठीक है ना। इन दोनों चीजों को आपको यूज करते हुए STR के खूब सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को हम डेराइव भी करेंगे और उन चीजों को समझेंगे। तो आप समझ गए, याद दिमाग में क्या रखिए, वापस मैं रिकॉल कर देता हूं। फिजिक्स का जो लॉ है, लॉ का मतलब किस रूप में वो आ रहा है, जैसे ये भी एक लॉ है, वेग बराबर दूरी बटा समय, ये भी क्या एक प्रकार का फिजिक्स का नियम है कि जो वेग होता है वो दूरी बटा समय होता है। तो अगर मान लो किसी वेग का मान r/t है और आप मान लो s डैश फ्रेम में वेग का मान निकालना चाह रहे हो, तो वो भी क्या आना चाहिए आपका r/t डैश, ठीक है ना, t डैश, वो तो हम आज बात करेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार का उसका रूप नहीं बदलना चाहिए, उसका रूप क्या है, वेग इक्वल टू दूरी बटा समय ही आना चाहिए, आप किसी भी निर्देश तंत्र में जाइए। तो ये इसका मतलब है, ठीक है। तो पोस्टुलेट्स आप समझ गए होंगे। अब हम हमारे टॉपिक में आगे बढ़ते हैं ढंग से, ठीक है। मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूं और फिर आगे देखते हैं क्या मतलब है इनका। अब इससे पहले हमने थोड़ा एक डिस्कशन किया था गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का, थोड़ा मैं उसको एक बार बता देना चाहता हूं। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में हमने क्या देखा था, एक तो ये S था, ये आपका S डैश था जो V वेग से चल रहा है, और इसके आधार पर हमने इधर R डैश इजिकल टू R माइनस VT, U डैश इजिकल टू U माइनस V और A डैश इजिकल टू A, इस प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशंस इक्वेशन ज्ञात की थी, ठीक है। तो ये जब हम डेरिवेशन कर रहे थे तो इसमें हमने कुछ एजम्पशन भी लेकर चले थे। क्या एजम्पशन लिया था कि एक तो जो S डैश है वो S के सापेक्ष नियत वेग से चल रहा है, वो तो आपको पता है, और साथ साथ ये किस दिशा में चल रहा है, ये अगर मान लो x दिशा है और ये y दिशा है, ये किधर चल रहा है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में चल रहा है, तभी ये मान आ रहे हैं। अगर मान लो इस प्रकार से टिल्ट होता, घुमावा होता, तो फिर इनके मान कुछ अलग होते, ठीक है ना। वो सिंपल मैथमेटिक्स थी, हम इस प्रकार का एजम्पशन लेके चल रहे हैं। और दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है, ये तो R है, R में तीनों ही घटक शामिल होते हैं, X भी होता है, Y भी होता है और Z भी होता है। तो अगर मान लो इसको कंपोनेंट के रूप में आपको लिखना हो कि इसको X डैश, Y डैश और Z डैश के रूप में लिखना हो, तब आप कैसे लिखोगे, तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, उसको आप ध्यान से सुनिए और बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, हर जगह काम आने वाली न्यूमेरिकल में। वो क्या है, मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनिए कि जब आप इस प्रकार के रूपांतरण समीकरण बढ़ते हो तो जिस दिशा में निर्देश तंत्र गतिशील होता है केवल उसी दिशा में क्या होगा, स्थिति में परिवर्तन होगा। अर्थात अगर मान लो मैंने कह दिया कि S डैश जो है केवल x दिशा में गतिशील, x माइनस VT हो जाएगा, लेकिन y डैश इजिकल टू y रहेगा और z डैश इजिकल टू z रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिए आप, जिस दिशा में निर्देश तंत्र गतिशील हो केवल उसी दिशा में स्थिति में परिवर्तन होगा, ठीक है ना। और उसके अन्यत्र जो भी दिशा हो, जैसे y डैश z डैश, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये चीज आप न्यूमेरिकल में काम आएगी, इसको नोट कर लीजिए। दूसरा, जब हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे थे तो उसमें एक बेसिक एजम्पशन हम ये भी लेके चल रहे थे कि जो समय था आपका इवेंट में, हमने क्या देखा था, वेयर एंड व्हेन, व्हेन तो क्या था, समय था, तो समय को हम एक तरह से यूनिवर्सली लेकर के चल रहे थे। समय हमेशा आप टी डैश टी ये सब बराबर लेकर के हम चल रहे थे, ठीक है ना। चाहे आप उसको एस से मेजर करो चाहे एस डैश से मेजर करो, टी इक्वल टू टी डैश था, इस प्रकार के मेजरमेंट हम लेकर के चल रहे थे, तभी ये हमारे क्या हुए, ये चीजें सब डेराइव हुई, ठीक है ना। तो आप चीज क्या ध्यान रखोगे कि गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत तो टी डैश इक्वल टू टी है, तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को लिखना हो तो आप साइड में एक बॉक्स बना के लिख लीजिएगा इस प्रकार से, ठीक है ना, आर डैश इजिकल टू आर माइनस वी टी, और इसको अगर उस तरह से लिखना हो तो एक्स डैश इजिकल टू एक्स माइनस वी टी, वाई डैश इजिकल टू वाई, जेड डैश इजिकल टू जेड, और हमने एक एजम्पशन क्या लिया था, टी डैश इजिकल टू टी। तो ये आपको गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में चीजें पता होगी, और ये इस प्रकार का डायग्राम था और हमने एजम्पशन लेकर के ये सारी चीजें प्रूफ की थी, ठीक है। तो ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए। अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, जो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन है, या जो एसटीआर के अंतर्गत क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है उसकी हम चर्चा करते हैं। अब जो हमने एक पोस्टुलेट्स पढ़ा था
कि जो फिजिक्स के लॉ है उनकी फॉर्म जो होती है वो सभी जड़त्व निर्देशांक तंत्र में क्या रहनी चाहिए, समान रहनी चाहिए। तो फिजिक्स के लॉ का मतलब क्या हो गया, न्यूटन के मैकेनिक्स या न्यूटन की गति के नियम भी फिजिक्स के लॉ है। उसी प्रकार के जो मैक्सवेल की समीकरण है या मैक्सवेल के जो सिद्धांत है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के संदर्भ में, वो भी क्या है, फिजिक्स के लॉ है। तो मैक्सवेल समीकरण या मैक्सवेल सिद्धांत भी जो है वो भी एक प्रकार से क्या होने चाहिए कि चाहे आप उसका मान s में फाइंड करो चाहे s डैश में फाइंड करो, वो सेम रहना चाहिए। लेकिन ऐसा देखा गया था कि इस प्रकार के अगर आप गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को काम में ले रहे हो तो आपको सेम नहीं मिलेंगे। तो सेम नहीं मिल रहे हैं तब क्या होगा कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ दिक्कत है। उस दिक्कत को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको मॉडिफाइड करेंगे और उसको जब मॉडिफाइड करोगे तो जो आपको ट्रांसफॉर्मेशंस इक्वेशंस मिलेगी वो आपकी कहलाती है लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशंस इक्वेशन। वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, उसकी हम चर्चा यहाँ कर लेते हैं। अब देखिए आप बहुत आराम से और इत्मीनान से इस डायग्राम को समझिए। सारी चीज़ें वो इसी में स्थित मिलेगी आपको, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन से संबंधित। ये आपका एक एस फ्रेम है, ये आपका एस डैश फ्रेम है जो एस के सापेक्ष वी वेग से, ठीक है ना, प्लस एक्स दिशा में, अगर मैं इसको डायरेक्शन को एक्स बनाऊं इसको वाई बनाऊं तो इससे क्या पता चल गया कि एस डैश फ्रेम एस के सापेक्ष प्लस एक्स दिशा में वी वेग से गतिशील है। ठीक है, अब मान लो यहां पर मैंने क्या किया कि यहां पर कोई एक लाइट सोर्स लिया, ठीक है ना, ये आपका ओ है, ये आपका ओ डैश है। मान लो इनिशियल में क्या हो, दोनों जुड़े हुए हों, ठीक है ना, और किसी टाइम टी पर ये यहां पर पहुंच गया। अब मैंने क्या किया कि एक कोई लाइट सोर्स लिया, जैसे कोई टॉर्च ली, ठीक है, लाइट सोर्स लिया और लाइट को एकदम क्या किया, जनरेट किया। तो उससे क्या होगा, लाइट जब किसी सोर्स से जनरेट होगी तो वो क्या होगी, वेव फ्रंट के रूप में आगे बढ़ती है। और किसी बिंदु स्रोत से वेव फ्रंट कैसा होगा, सर्कुलर टाइप का होगा। तो मान लो किसी बिंदु P पर मान लो कोई लाइट सोर्स है या कोई आपको वेव फ्रंट है, उसकी स्थिति S में तो क्या हो जाएगी, X Y Z और T, और S डैश में क्या हो जाएगी, X डैश Y डैश Z डैश और T डैश। ठीक है, इस प्रकार से होगी। ये चीज आप समझ गए बिल्कुल। आपने कोई लाइट सोर्स से लाइट को जनरेट किया और किसी बिंदु P पर वो वेव फ्रंट के रूप में आगे बढ़ गया। मैंने कोई एक बिंदु P ले लिया, उस बिंदु P यानी वो वेव फ्रंट है, उसकी पोजीशन क्या होगी, एक्स वाई जेड और T, और S डैश के सापेक्ष हो जाएगी एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और T डैश। अब आप देखिए, आप ये जानते हो कि जो दूरी OP है, ठीक है ना, OP क्या है, डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट P। तो ये दूरी क्या होगी, दूरी हमेशा क्या होती है, वेग इंटू समय होता है। तो ये लीजिए, और वेग क्या है, चूंकि लाइट सोर्स की बात करें तो लाइट हमेशा किस वेलोसिटी से चलेगी, c से, तो c इंटू टी चलेगी। तो इससे मैं क्या लिख सकता हूं, t इज इक्वल टू OP अपॉन C। और OP को आप कैसे निकालोगे, मुझे ये बताइए। OP हम कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ इन दोनों के कोऑर्डिनेट का स्क्वायर करते हैं ना, x माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस z माइनस जीरो का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2 अपॉन C। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर T स्क्वायर। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस C स्क्वायर T स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये कोई एक फॉर्म आ गई मेरे पास। अब ये फॉर्म क्या, इस चीज को आप समझिए, जो हम बात कर रहे थे लॉज ऑफ फिजिक्स, ये एक समीकरण लॉज ऑफ फिजिक्स से आई है। किस लॉ से आई है, कि जो आपकी दूरी होती है, समय होता है, समय क्या होता है, दूरी बटा वेग। ये एक फिजिक्स का नियम है जिसको हमने अप्लाई किया और उससे इस प्रकार की कोई एक फॉर्म आ गई। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस C स्क्वायर T स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये क्या है, फॉर्म ऑफ फिजिक्स है। किस लॉ से प्राप्त की, T इज इक्वल टू या समय इज इक्वल टू दूरी बटा वेग। अब चलो, अब मैं बात करता हूँ S डैश के लिए। आप ध्यान से देखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। S डैश के लिए अगर मैं क्या निकालना चाहूँ, T डैश निकालना चाहूँ, तो वो क्या होगा, वो होगा O डैश P अपॉन C। बिल्कुल वही, यहाँ से दूरी ये हो जाएगी और वेग तो वही आपका C से चल रहा है क्योंकि लाइट सोर्स है। तो O डैश क्या हो जाएगा, O डैश P क्या हो जाएगा, O डैश P हो जाएगा आपका एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर की पावर 1/2 अपॉन C। इसको जब मैं पूरा सॉल्व करूंगा इस प्रकार से, तो यहाँ पर क्या फॉर्म आएगी, यहाँ पर आएगी आपके एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर माइनस C स्क्वायर T डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये भी क्या आ गई, एक फॉर्म आ गई, किस निर्देश तंत्र में, S डैश में आ गई। तो पोस्टुलेट्स, पहला पोस्टुलेट्स क्या कहता है कि ये दोनों समान रहनी चाहिए। अगर आप
ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यूज कर रहे हो, यानी ये और ये दोनों समान, अभी तक तो आपको समान फॉर्म दिख रही है, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश सी स्क्वायर टी स्क्वायर, इस प्रकार से भी ये है, डैश से कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर मैं क्या कहता हूं, जैसे अगर हम बात करते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन करता है कि आपका कि इन दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को एक तरह से क्या करता है, कनेक्ट करता है। तो अब देखिए मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। अभी आपको सब कुछ पता चल जाएगा। मैं क्या कर रहा हूं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई कर रहा हूं। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन आपका क्या है, एक्स डैश इजिकल टू एक्स माइनस वी टी, वाई डैश इजिकल टू वाई, जेड डैश इजिकल टू जेड और टी डैश इजिकल टू टी। तो इन सब का मान अगर मैं इस समीकरण रखता हूं तो क्या आ रहा है, आप देखिए इसका मान आ रहा है आपका एक्स वी टी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी टी स्क्वायर इजिकल टू 0, क्योंकि टी डैश इजिकल टू टी है। इसको आप सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2vxt प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आप देखिए, एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है, ठीक है ना। और ये इक्वेशन आपने प्राप्त कैसे की, ये इक्वेशन प्राप्त की गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हुए। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर आप गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन अगर प्योरली एप्लीकेबल है, आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। एक तो पोस्टुलेट्स जो है वो तो सत्य मानना ही मानना है, उसमें तो कोई तरह की गलत चीज है ही नहीं, वो तो सत्य है। और दूसरा, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को अगर आप सत्य मान रहे हो कि वो सभी जगह एप्लीकेबल है और उसको आपने अप्लाई किया, तब आपने क्या देखा कि सेम फिजिक्स का लॉ था, समय इक्वल टू दूरी बटा वेग। लेकिन जब आपने उसको अप्लाई किया तो दोनों निर्देश तंत्रों में क्या आ गई, एक प्रकार की डिस्क्रिपेंसी, असंगति आ गई। एक निर्देश तंत्र में तो आपको इस प्रकार का फॉर्म मिल रहा है और दूसरे निर्देश तंत्र में जब आपने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया तो इस प्रकार का फॉर्म मिल रहा है, यानी एक तो ये पद और एक ये पद आपके क्या है, एक्स्ट्रा है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आपने जो ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन काम में ली है वो एक तरह से सत्य नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, इनमें कुछ न कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा ताकि ये पद क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। और जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आप लेकर के आओ, एक्स डैश इक्वल टू समथिंग कुछ, वाई डैश इक्वल टू दिस, जेड डैश इक्वल टू दिस और टी डैश इक्वल टू दिस, उनको जब आप इसमें अप्लाई रखो तो आपके सेम ये का ये फॉर्म आना चाहिए। अब आप मेरे हिसाब से समझ गए होंगे, ये जो अलग पद आ रहे हैं ये पद नहीं आने चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि आपको गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा और जो मॉडिफिकेशन करके आपको जो इक्वेशंस मिलेगी वो आपकी क्या कहलाएगी, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहलाएगी। तो ये जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको एकदम ब्रीफ जानकारी दी कि किस प्रकार से पोस्टुलेट्स को आप समझोगे और पोस्टुलेट्स के आधार पर आप देखोगे कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो सभी जगह सत्य आपको नहीं मिलेगा। अब वो कहाँ मिलेगा उसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे, जब हम लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ लेंगे तब आपको पता चल जाएगा। तो अगला काम हमारा क्या होगा कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में क्या और किस प्रकार से मॉडिफिकेशन करें ताकि वो जो फर्स्ट पोस्टुलेट्स है आपका, द लॉज ऑफ फिजिक्स हैव सेम फॉर्म इन ऑल इनर्शियल फ्रेम, वो क्या हो जाए, वैलिड होता हुआ मिले आपको, या वो सत्य ही मिले। तो वो जो हम करेक्शन करेंगे वो करेक्शन आपके क्या कहलाएंगे, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशंस इक्वेशंस कहलाएगी। तो उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे ताकि लेक्चर बड़ा नहीं हो जाए, ठीक है। थैंक यू।